Hello student, I am biology expert for NEET UG category and 11th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 11th क्लास की बायो की सेल द चैप्टर नेम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसका पार्ट 14 पढ़ना है, पार्ट 14। और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम के बारे में। किसके बारे में? क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम को डिटेल में पढ़ना है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियर मटेरियल के बारे में डिस्कस किया था। उसी न्यूक्लियर मटेरियल को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। हमने क्या बताया था? न्यूक्लियर मटेरियल में क्या था? क्रोमेटिन था। क्रोमेटिन मटेरियल क्या था? क्रोमेटिन मटेरियल। उस न्यूक्लियर मटेरियल को हम क्या नाम दिए थे? क्रोमेटिन मटेरियल। अब क्रोमेटिन मटेरियल, तो क्रोमेटिन मटेरियल कुछ आपका डेंसली पैक्ड था। क्या था? डेंसली पैक्ड था। और कुछ आपका लूजली पैक्ड। जो डेंसली पैक्ड था उसको हम क्या कहते? जो लूजली पैक्ड था उसको हम कहते यूक्रोमेटिन। और जो डेंसली पैक्ड है उसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। वो क्या था? डेंसली पैक्ड है। वो आसानी से आरएनए बना ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो डेंसली है, वो लूजली नहीं है, वो इधर उधर मूव नहीं कर सकता, इसीलिए वो जल्दी से बना नहीं सकता है आरएनए। समझ गए? तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। लेट्स गो आफ्टर ड्रीम। तो अपने सपनों की ओर चलते हैं। अपने सपनों को कभी भी झुकने नहीं देंगे। तो चलो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम क्या बताए थे? क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में। अब क्रोमेटिन मटेरियल में और क्या होगा? क्रोमेटिन मटेरियल में अब और क्या होगा? कंडेंस होगा। क्रोमेटिन मटेरियल अब आगे जाकर और कंडेंस होगा। क्या होगा? और कंडेंस होगा। कंडेंस यानी कि और पैक होगा। क्या होगा? और बहुत ज़्यादा पैक्ड होगा। बहुत ज़्यादा पैक होकर ये एक तरीके का आपका बना देगा क्या? कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बना देगा। दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बना लेंगे। अब ये कंडेंसेशन कब हो रही है? कंडेंसेशन तब हो रही है जब सेल डिवाइड कर रहा होगा। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तब ड्यूरिंग डिवीज़न। समझ गए? अब सेल की और क्रोमोसोम की अगर स्ट्रक्चर देखनी है तो सबसे यानी कि बेस्ट फेज कौन सा है? अगर स्ट्रक्चर देखनी है तो बेस्ट फेज आपका है कौन सा? मेटाफेज। कौन सा है? दैट इज कॉल्ड एज मेटाफेज। और सेल की अगर शेप देखनी है, शेप सबसे अच्छी तरीके से अगर देखनी है तो वो बेस्ट फेज कौन सा है? वो बेस्ट फेज है आपका एनाफेज। कौन सा? दैट इज कॉल्ड एज एनाफेज। क्या है? एनाफेज। समझ गए? अब एनाफेज में क्या होता है? क्यों एनाफेज बेस्ट क्यों है? क्योंकि एनाफेज में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर जुड़ता है किससे? काइनेटोकोर से, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से, और उसको खींचना शुरू करता है और पीछे से सब सेल की शेप दिखाई देती है इस तरीके से। यानी कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, इसको हम अगले पेज पर डिस्कस करेंगे। तो इसको नोट कर लो। सबसे पहले आपके पास क्रोमेटिन मटेरियल कैसा था? इस तरीके से धागेदार फॉर्म में था। कैसा था?
धागेदार फॉर्म में था, धागेदार रूप में था। अब इसमें क्या आया, अब क्रोमोसोम सेल में क्या आया, सेल में आया आपका एस फेज। कौन सा फेज आया, एस फेज। एस फेज में क्या करेगा, एस फेज में ये क्या करेगा, डुप्लीकेशन करेगा। क्या करेगा, एस फेज में ये डुप्लीकेशन करेगा। डुप्लीकेशन करेगा तो एक सेल से, एक क्रोमेटिन धागे से दो धागे बन जाएंगे। इस तरीके से क्रॉस जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब इस क्रॉस जैसी स्ट्रक्चर में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। क्या होगा, बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होगा और ज़्यादा पैक्ड होगा, और ज़्यादा पैक्ड होगा, बहुत ज़्यादा पैक्ड होकर एक डेंस सा स्ट्रक्चर बना देगा। दैट इज कॉल्ड एज, क्या होगा पहले, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो ये क्या बना लेगा आपका, कॉम्पैक्ट सा यानी कि डेंस सा स्ट्रक्चर बना देगा आपका क्रोमोसोम। दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। क्या बना देगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बना देगा। इसको हम क्या कहे, ये फूल पत्ती जैसी स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। अब क्रोमोसोम में ये जो डंडी जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका, दोनों डंडी जैसी स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड। अब सिस्टर क्रोमेटिड को एक तरीके से एक कंस्ट्रिक्शन, एक तरीके से ये मान लो कि ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। ये दोनों मार्कर क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। और इसको एक तरीके से एक कंस्ट्रिक्शन इसको पकड़ के रखा है। क्या, इसको जोर से, ये क्या है, फ्लेक्सिबल सा क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, और इसको जोर से पकड़ के रखा है। क्या कहा, पकड़ के रखा है। तो ये क्या, जो ये स्ट्रक्चर इसको पकड़ के रखा है, इस कंस्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर को और किस नाम से जानते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। एक कंस्ट्रिक्शन इसको पकड़ के रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। अब ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कैसा है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कैसा है, बिल्कुल डेंसली पैक्ड है। क्या है, डेंसली स्टैंड है, और बड़े ही कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर है। क्या है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, डेंस सा स्ट्रक्चर है। क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन है। क्या है, कैसा है ये, एक तरीके का ये है आपका हेट्रोक्रोमेटिन। और क्या है आपका ये आपका हेट्रोक्रोमेटिन है, और डेंसली स्टैंड है। क्या है, डेंसली स्टैंड है। और ये क्या करेगा, ये डेंसली स्टैंड है, तो ये क्या आरएनए बना पाएगा, बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा। कि नहीं बना पाएगा। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, इनएक्टिव। ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या है, इनएक्टिव है। क्या है, इनएक्टिव। समझ गए। अब एंड्स ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, इसके एंड्स ऑफ क्रोमोसोम को हम बोलते हैं टीलोमेयर्स। क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टीलोमेयर्स। अब टीलोमेयर्स को बचाने के लिए, टीलोमेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास एंजाइम होता है, इसके पास एंजाइम होता है टीलोमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, टीलोमरेज। अब टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है, इसको बचाए रखता है। अगर टीलोमरेज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो ये टीलोमेयर्स क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। ख़त्म हो जाती है। तो आपका क्रोमोसोम क्या होता है, ऐसे छोटा हो जाता है। क्या होता है, ऐसे छोटा हो जाता है। क्या होता है, छोटा हो जाता है। अगर आपका क्रोमोसोम छोटा हो गया तो आप बूढ़े होने लगोगे। क्या होगा, बूढ़े दिखने लगोगे। अब बूढ़े लोग बूढ़े क्यों दिखते हैं, अब उसके चेहरे पर ऐसे स्किन ऐसा सख्त क्यों नहीं होती है, और
रिंकल्स, झुर्रियाँ, बहुत सारे चीज़ें दिखाई देती है उसके चेहरे पर। क्यों? क्योंकि उसका क्या हुआ है, टीलोमेयर से ही ख़त्म हो चुका है। क्या हो चुका है? दे कैन लिटिल बिट्स, यानी कि सिंकिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है स्किन पर जो कि आप बूढ़े लोगों को पहचान जाओ कि ये क्या है, बूढ़े लोग हैं, समझ गए। और वो बूढ़े लोग उस तरीके से इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उसके पास टीलोमेयर से क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। टीलोमेरेज का कंसंट्रेशन कम हो चुका है, इसीलिए वो क्या हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है। अब देखिए साइंस किस पर काम कर रही है? साइंस काम कर रही है किसी तरीके से हम टीलोमरेज एंजाइम को बना दे। किसी तरीके से हम टीलोमरेज एंजाइम को अगर बना दे तो क्या होगा, अगर टीलोमरेज एंजाइम बन जाएगा तो टीलोमेयर्स बच जाएगा। टीलोमेयर्स अगर बचा रहेगा तो आप कभी क्रोमोसोम छोटा नहीं होगा। अगर क्रोमोसोम छोटा नहीं होगा तो आप बूढ़े नहीं हो सकते, कभी भी ज़िंदगी में बूढ़े नहीं हो सकते, समझ गए। ऑल द वे ये क्या है? ऑल द वे ये अननेचुरल है। ऑल द वे क्या है? ये अननेचुरल। सबको एक दिन ना एक दिन बूढ़ा होना ही है, सबको एक ना एक दिन बूढ़ा होना ही है। तो आप कितने भी फिलॉक्स भरवा लो, बोटॉक्स करा लो, इंजेक्शन लगवा लो डर्मिनेटोलॉजिस्ट से, तो सबको एक ना एक दिन बूढ़ा होना ही है, समझ गए। तो ये क्या करता है? टीलोमेयर्स इट प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्टनिंग, प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्टनिंग प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट, यानी कि क्रोमोसोम को टीलोमेयर से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है क्रोमोसोम को छोटा होने से, समझ गए। अब इसके पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के पास ये आपके पास एक प्रोटीन की बनी हुई डिस्क पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ध्यान से सुनना, प्रोटीन की बनी हुई डिस्क पाई जाती है। प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं इसको? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। ये क्या है आपका? प्रोटीनेशियस डिस्क है। क्या है? प्रोटीनेशियस डिस्क। अब ये प्रोटीनेशियस डिस्क वही डिस्क है जो स्पिंडल फाइबर से जुड़ता है। क्या करता है? स्पिंडल फाइबर से जुड़ता है और सेल को, क्रोमोसोम को घिसना शुरू करता है। क्या करता है? खींचना शुरू करता है। और ये खींचते ही ये सेल डिवाइड हो जाता है। क्या होता है? सेल डिवाइड होता है, समझ गए। तो आपको टीलोमेयर्स के बारे में पता चल गया। सिस्टर क्रोमेटिड, उसको हम सिस्टर क्रोमेटिड नाम दिए। और सेंट्रोमेयर के बारे में पता चल गया। हेटेरोक्रोमेटिन है, जैसे ये आरएनए कभी बना ही नहीं सकता, ये इनएक्टिव है। क्या है? ये इनएक्टिव है, समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे नहीं, अब ये द अपर आर्म इज कॉल्ड एज पी आर्म। ये PYQ में पूछा गया है। द लोअर आर्म इज कॉल्ड एज क्यू आर्म। अपर आर्म को क्या बोलते हैं? पी आर्म। और लोअर आर्म को हम क्या बोलते हैं? क्यू आर्म। यानी कि डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ पी आर्म एंड क्यू आर्म, आपके पास 4 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। कितने तरीके के? 4 तरीके के। तो इसको नोट कर लो, इसको हम मिटा देते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम। देखिए एक एक टाइप आपका इस तरीके से होता है, एक क्रोमोसोम आपका इस तरीके से होता है जिसका पी आर्म एंड क्यू आर्म, पी एंड क्यू आर्म बिल्कुल बराबर होता है, और आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेंट्रोमेयर बिल्कुल आपका सेंटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सेंटर में पाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। दैट इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब कुछ क्रोमोसोम आपका इस तरीके से होता है, जैसे थोड़ा सा ये पी आर्म छोटा हो गया है और क्यू आर्म थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब कुछ क्रोमोसोम आपका इस तरीके से दिखते हैं, ये और छोटा हो गया, पी आर्म क्या हो गया? और छोटा हो गया, और क्यू आर्म इस तरीके से बड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब देखिए कुछ क्रोमोसोम आपके पास ऐसे भी होते हैं जो कि कैसा है? कुछ क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं जो कि पी आर्म बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसका क्या बचा है? सिर्फ क्यू आर्म बचा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। समझ गए? अब क्रोमोसोम का शेप देखना हो, तो आपका बेस्ट फेस कौन सा होगा? आपके पास बेस्ट फेस कौन सा होगा? दैट इज कॉल्ड एज, अगले पेज पर लिखा था मैंने, पिछले पेज पर लिखा था मैंने कि अगर स्ट्रक्चर देखना है तो बेस्ट शेप होगा मेटाफेज, और अगर शेप देखना है सेल की, अगर सेल की क्रोमोसोम की शेप देखना है तो आपके पास बेस्ट फेज होगा कौन सा? एनाफेज। दैट इज कॉल्ड एज एनाफेज। क्या बोलते हैं इसको? एनाफेज। समझ गए? अब एनाफेज में बेस्ट फेज क्यों है? शेप देखने के लिए ये एनाफेज बेस्ट फेज क्यों है? बेस्ट फेज इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है? इसमें स्पिंडल फाइबर आपके काइनेटोकोर से जुड़ता है और क्रोमोसोम को खींचना शुरू करता है। क्या करता है? क्रोमोसोम को खींचना शुरू करता है, और खींचते हैं तो पीछे से, अगर इसको खींचते हैं तो पीछे से देखते हो तो आपका एक शेप दिखाई देता है। क्या देता है? एक तरीके के शेप दिखाई देता है। तो उसको वो इस तरीके से, अगर मेटासेंट्रिक को खींचते हैं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज वी शेप स्ट्रक्चर। कैसा शेप दिखाई दिया? वी शेप स्ट्रक्चर। और अगर सब मेटासेंट्रिक को अगर हम स्पिंडल फाइबर की मदद से खींचते हैं तो आपका इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड एज एल शेप। कैसा है आपका? एल शेप स्ट्रक्चर है। कैसा है? एल शेप स्ट्रक्चर है। अगर एक्रोसेंट्रिक को देखते हैं तो आपके पास सॉरी, कुछ इंटरवल आ गया था, तो चलो शुरू करते हैं। एक्रोसेंट्रिक, जब एक्रोसेंट्रिक को हम स्पिंडल फाइबर की मदद से खींचते हैं तो आपका स्ट्रक्चर दिखाता है इस तरीके से, यानी कि जे शेप है। कैसा है? ये जे शेप है। और अगर टीलोसेंट्रिक को हम खींचते हैं तो आपके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज आई शेप। कैसा है? आई शेप स्ट्रक्चर है। क्या है? आई शेप स्ट्रक्चर है। समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ गए? तो इसको नोट कर लो और इसको मिटा देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे S80 क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम? S80 क्रोमोसोम। क्या है? S80 क्रोमोसोम।
that is called as SAT chromosome. SAT chromosome, also called as satellite chromosome. Satellite chromosome, also called as मार्कर क्रोमोसोम। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रोमोसोम ये टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, समझ गए। SAT क्रोमोसोम, ऑल्सो कॉल्ड सैटेलाइट, ऑल्सो कॉल्ड मार्कर क्रोमोसोम। तो आपके पास इस तरीके से क्या है, क्रोमोसोम है, क्या है, ऐसा ही होता है ना क्रोमोसोम, फूल पत्ती जैसा बना हुआ। और क्रोमोसोम के पास, क्रोमोसोम को ये सिस्टर क्रोमेटिड को कौन सा स्ट्रक्चर पकड़ के रखता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है, ये तो क्या था, ये था हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड था, क्या था, डेंसली पैक्ड। और ये क्या था, ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव था, क्या था, इनएक्टिव था। इनएक्टिव कैसा है, इनएक्टिव है, ये क्या है, इनएक्टिव। लेकिन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा भी यहाँ इस तरीके से आपका क्या है, कुछ क्रोमोसोम के पास ये आपके पास क्या होता है, इस तरीके से कंस्ट्रिक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कुछ क्रोमोसोम आपके पास ऐसे भी है जिसके पास प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा कुछ और कॉन्स्ट्रिक्शन एंड्स ऑफ क्रोमोसोम के एंड पर पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर इस तरीके से नॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। इसीलिए इसको नाम भी दिया गया है सैटेलाइट क्रोमोसोम। कौन सा नाम दिया गया है, सैटेलाइट क्रोमोसोम, समझ गए। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है, इनएक्टिव है, लेकिन ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इनएक्टिव नहीं है, ये क्या है, एक्टिव है। ये नॉन स्टेनिंग कॉन्स्ट्रिक्शन है, क्या है, ये एक तरीके का नॉन स्टेनिंग क्रोमोसोम है, क्या है, नॉन स्टेनिंग कॉन्स्ट्रिक्शन है। ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, क्या होगा, एक्टिव है। ये ट्रांसक्रिप्शनली ये आरएनए बना लेगा, ये आरएनए भर भर के बनाएगा, समझ गए। तो और जो इसके पास, चलो इसका डिफिनेशन लिख लो पहले। डिफिनेशन की बात करें तो some chromosome have secondary constriction along with primary constriction, क्या है, कुछ क्रोमोसोम ऐसे भी है जिसके पास प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी है। अब वो क्रोमोसोम कौन सा पेयर, आपके क्रोमोसोम ह्यूमन में कैसा कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, 23rd पेयर में आपका 5 पेयर ऐसे है,
5 पेयर ऐसा है जो क्या है, जिसके पास क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, अलॉन्ग विथ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। तो वो कौन सा है, लिख लो इसको। 13 पेयर, 14th पेयर एंड 15th पेयर, 15th पेयर एंड 21st पेयर, देन 22nd पेयर, 22nd पेयर। अब देखिए, अब ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, कॉन्स्ट्रिक्शन अब जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं और एक नाम से जानते हैं, नॉर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नॉर, यानी कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। अब देखिए, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या बनाता है, नॉर, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर। तो ये एक तरीके से न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन है। न्यूक्लियर, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ही एक तरीके से क्या बनाता है, न्यूक्लियोलस बनाता है। क्या बनाता है, न्यूक्लियोलस बनाता है, समझ गए। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ही एक तरीके से न्यूक्लियोलस बनाता है। तो ये आरएनए भी बनाएगा। क्या बनाएगा, ये आरएनए भी डिफरेंट टाइप का आरएनए बनाएगा। कौन सा आरएनए, डिफरेंट, वो वाला आरएनए नहीं, ये डिफरेंट टाइप का आरएनए बनाएगा। कौन सा आरएनए, आरएनए, यानी कि रिबोसोमल आरएनए कौन बनाएगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब रिबोसोमल आरएनए में किसका, इट फॉर्म्स न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, ये न्यूक्लियोलस बनाता है। अगर ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन न्यूक्लियोलस बनाता है तो न्यूक्लियोलस क्या बनाता था, राइबोसोमल आरएनए बनाता था। तब किसका योगदान था, योगदान सबसे पहले किसका था, इसी का योगदान रहेगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का ही योगदान रहेगा आरएनए बनाने में, रहेगा कि नहीं, समझ गए। तो इसको नोट कर लो, हम मिटा देते हैं इसको। अब हम बात करेंगे कुछ बच गया क्या, देख लो, ध्यान से देख लो। कुछ नहीं बचा है, चलो इसको मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे माइक्रो बॉडीज के बारे में। किसके बारे में, माइक्रो बॉडीज। दैट इज माइक्रो बॉडीज की बात करें तो ये प्लांट एंड दे आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। बोथ आर प्रेजेंट प्लांट एंड एनिमल, समझ गए। और ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसा है, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। दे हैव एंजाइम, इसके पास क्या पाया जाता है, भर भर के क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। दे हैव एंजाइम भर भर के क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। अब एंजाइम इसके पास भर भर के पाया जाएगा तो इसके पास ये माइक्रो बॉडी कितने तरीके के होते हैं, ये माइक्रो बॉडी टाइप्स ऑफ माइक्रो बॉडी टाइप्स की बात करें तो ये 3 तरीके की
होती है। कितने तरीके के? दैट इज स्फेरोजोम, स्फेरोजोम, गैलेक्सीजोम, गैलेक्सीजोम, गैलेक्सी, गैलेक्सीजोम एंड आपका कौन सा होता है प्रोक्सीजोम। कौन सा? प्रोक्सीजोम, प्रोक्सीजोम। अब स्फेरोजोम की बात करें तो ये दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ओनली प्लांट सेल। ये क्या करता है प्लांट सेल में? ये क्या करता है? फैट्स को क्या करता है? स्टोर करता है और सिंथेसाइज करता है। क्या करता है? फैट्स को स्टोर और सिंथेसाइज। दे कैन स्टोर एंड सिंथेसाइज फैट्स, सिंथेसाइज फैट्स। समझ गए? और गैलेक्सीजोम की बात करें, गैलेक्सीजोम ये क्या है? जर्मिनेटिंग सीड है। क्या है? इट इज ए जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेटिंग फैटी सीड। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है आपका केस्टर। कौन सा एग्जाम्पल है? केस्टर। दूसरा है आपका ग्राउंडनट और इसके पास ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। इसमें क्या होता है? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है। क्या होता है? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल प्रेजेंट होता है इसमें। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या प्रेजेंट है? ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या करता है? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल फैट को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने का काम करता है। क्या करता है? फैट को कन्वर्ट करता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में करता है। ठीक है। अब प्रोक्सीजोम की बात करें, ये प्लांट एंड एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। प्लांट एंड, पहले एनिमल लिख लो, दे आर प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट। एनिमल की बात करें तो इसके पास क्या पाया जाता है? एनिमल के केस में ये इसमें पाया जाता है एंजाइम। क्या पाया जाता है? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? ऑक्सीडेज। ये क्या करता है? ये बनाता है आपका, इट फॉर्म्स पेरोक्साइड। क्या बनाता है? पेरोक्साइड। क्या बनाता है? ये ऑक्सीडेज पेरोक्साइड बनाता है। पेरोक्साइड, इट कैन फॉर्म्स पेरोक्साइड। और आपके पास और एनिमल के केस में और कौन सा एंजाइम होता है? और होता है कैटालेज। कौन सा? कैटालेज एंजाइम। यह क्या करता है? इट कैन ब्रेक पेरोक्साइड। क्या करता है? ब्रेक्स। अब प्लांट की केस में देखे, जगह नहीं है इसको नीचे लिखे। प्लांट की केस में देखे तो ये क्या करता है? फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। किसमें? C3 प्लांट में। किसमें? C3 प्लांट में। चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। माइक्रोबॉडीज की बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल, दोनों में प्रेजेंट होता है। मेनी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और दे हैव एंजाइम। इसके पास भर के एंजाइम पाया जाता है। ये कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके होता है। दैट इज स्फेरोजोम, ग्लाइऑक्सीजोम, प्रोक्सीजोम। और स्फेरोजोम की बात करें तो ये प्लांट सेल में पाया जाता है स्फेरोजोम, जो कि स्टोर करता है और सिंथेसाइज करता है किसका? फैट्स का। और ये ग्लाइऑक्सीजोम क्या है? ये एक तरीके का जर्मिनेटिंग फैटी सीड है। क्या है? जर्मिनेटिंग फैटी सीड। और इसके एग्जांपल की बात करें तो केस्टर, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली। और इसके पास ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इसमें होता है। और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में क्या होता है? फैट्स को कन्वर्ट करता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। समझ गए? और प्रोक्सीजोम की बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट। एनिमल की केस में इसमें क्या पाया जाता है? भर के एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। ये ये क्या बनाता है? पेरोक्साइड बनाता है। और कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कैटालेज एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है? इट कैन ब्रेक्स पेरोक्साइड। और प्लांट की केस में बात करें तो ये किस में हेल्प करता है? फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। किसमें? फोटो रेस्पिरेशन में। C3 प्लांट में। किसमें?
C3 प्लांट में इसको पढ़ेंगे। किसमें? C3 प्लांट में। चलो, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सो वी आर डन दिस सेशन, लेट्स गो आफ्टर ड्रीम। इसका एनसीईआरटी पढ़ना, एक एक पॉइंट आपको मिलेगा, समझ गए? और रिवीजन करना, नोट्स को भी रिवीजन करना। और उसके बाद अगली आपके पास हम लेकर आएंगे अगली क्लास में नए ब्रांड न्यू चैप्टर को लेकर आएंगे। तो आप लोग थोड़ा सुस्त हो गए होंगे इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। तो चलो, इसको आज की क्लास में ये चैप्टर क्या हो गया आपका? एंड हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। इस चैप्टर का क्या हो गया? दी एंड हो गया। अगली क्लास में हम ब्रांड न्यू चैप्टर लेकर आएंगे, सोच कर बताएंगे, वो अगली क्लास में ही बताएंगे, समझ गए? सो वी आर डन दिस सेशन, मिलते हैं अगली क्लास में। चलो, थैंक यू।